क्या किसी नए इंसान को इस दुनिया में लाना हमेशा सही होता है? आई मीन लाइफ में आने वाले दुख और प्रॉब्लम्स को देखकर नया जीवन ना क्रिएट करना एक ज्यादा एथिकल या बेटर चॉइस हो सकती है क्या? ये बहुत डीप सवाल है। आज हम एंटी नेटलिज्म नाम की एक डीप फिलॉसफी को एक्सप्लोर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर किसी को ऐसी नॉलेज बेस्ड वीडियोस और डीप टॉपिक्स पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं इस डीप डाइव को। आज की ये डिस्कशन एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में है जो सोसाइटी के सबसे बेसिक बिलीफ को ही चैलेंज कर देती है। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर कल्चर्स में नया जीवन मतलब नया बर्थ हमेशा एक अल्टीमेट पॉजिटिव इवेंट माना जाता है। राइट। इसे लाइफ की कंटिन्यूटी और एक होप की तरह देखा जाता है। पर एंटी नेटलिज्म इस पूरे पर्सपेक्टिव को एकदम 180 डिग्रीज घुमा देता है। तो इस फिलॉसफी के कोर मैकेनिक्स को समझने से पहले इस वर्ड और इसके बेसिक आइडिया को थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। हाँ, वो जरूरी है। ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अगर हम इस टर्म को सिंपली देखें तो ये दो वर्ड से बना है। पहला हिस्सा है एंटी, जिसका मतलब है अगेंस्ट या किसी चीज के खिलाफ होना। ओके। और दूसरा हिस्सा है नेटलिज्म, जो चाइल्ड बर्थ या पैदाइश को प्रमोट करने की आइडियोलॉजी है। तो डायरेक्टली इसका मतलब बन जाता है कि नया जीवन क्रिएट करने के खिलाफ एक फिलोसॉफिकल सोच। राइट। पर यहाँ मुझे लगता है क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा गलतफहमी यही होती है। एंटी नेटलिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये लोग बच्चों से नफरत करते हैं। हाँ, वो लोग बच्चों के एंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ना ही इसका मतलब ये है कि जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहिए। आई मीन ये लाइफ डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं है। तो बेसिकली ये सिर्फ नया जीवन अस्तित्व में लाने की एथिक्स पर एक डिबेट है। राइट। हाँ, ये सीरियस और लॉजिकल डिबेट है कि क्या एक नया कॉन्शियस माइंड इस दुनिया में लाना मॉरली सही है, स्पेशली जब सफरिंग तो गारंटीड होती है। अच्छा, इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक बहुत शानदार पार्टी होस्ट कर रही हूँ। ओके। वहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है, कमाल का म्यूजिक है, लेकिन उस पार्टी में एक हिडन ट्रैप है। ये 100% तय है कि जो भी वहां आएगा उसको पार्टी की किसी न किसी हिस्से में चोट जरूर लगेगी। राइट। किसी को हल्की खरोच आएगी, किसी को गहरा भाव लगेगा। तो सवाल ये है कि क्या किसी नए इंसान को उस पार्टी में इनवाइट करना सही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां खाना अच्छा है? ये बहुत एप्ट एनालिजी है। एंटी नेटलिज्म बेसिकली इस पार्टी को लाइफ से कंपेयर करता है। पर यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। लाइफ में दुख है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या सफरिंग सच में इतनी गारंटीड या अनअवॉइडेबल है कि हम पार्टी के इनविटेशंस ही बंद कर दें? देखिए, ये एनालॉजी ही इस फिलॉसफी का हार्ट है और सफरिंग की गारंटी पर इनका स्टैंड बहुत क्लियर है। जिंदगी कितनी भी प्रिविलेज्ड क्यों ना हो, उसमें सफरिंग एक फाउंडेशनल ट्रूथ है। आई मीन हर किसी को एक्सट्रीम सफरिंग तो नहीं मिलती ना। वही तो पॉइंट है। बाईपास करने का कोई मैकेनिज्म नेचर ने दिया ही नहीं है। एक आम इंसान की लाइफ ही ले लीजिए, हर किसी को फिजिकल इलनेस झेलनी पड़ती है। हाँ, बीमारी तो आती ही है। इमोशनल पेन, स्ट्रेस, ग्रीफ, एंजाइटी, ये सब ह्यूमन एक्सपीरियंस का डिफॉल्ट हिस्सा है। अकेलेपन का डर, फेलियर्स, अपने करीबी लोगों को खोने का दुख। राइट। और आखिर में एजिंग और डेथ। एग्जैक्टली। ये कोई एक्सट्रीम ट्रेजेडीज नहीं है, ये नॉर्मल रोजमर्रा की ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बेसिक ब्लूप्रिंट है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, क्योंकि हम नॉर्मली सफरिंग का मतलब सिर्फ वॉर या पॉवर्टी समझते हैं। बिल्कुल। पर एंटी नेटलिस्ट कहते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो ये सारी छोटी बड़ी तकलीफें एक पैकेज डील की तरह उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो एग्जिस्टेंस का जो डे टू डे फ्रिक्शन है वो भी तो सफरिंग ही है। हाँ, और इस सोच के पीछे एक डीप हिस्ट्री है। फिलॉसफी के लेंस से देखें तो आर्थर शोपेनहावर इस सोच के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं। अच्छा, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी? उन्होंने ह्यूमन बायोलॉजी और साइकोलॉजी को कनेक्ट करके एक थियरी दी थी जिसे द विल कहा जाता है। उनका मानना था कि यूनिवर्स में एक ब्लाइंड एमलेस ड्राइव है। एमलेस ड्राइव? हाँ, जो हर चीज को आगे धकेलती है, और इंसान उस ड्राइव का सबसे ट्रैजिक हिस्सा है क्योंकि हमारे पास कॉन्शियसनेस है। ओह, मतलब हम उस पुश को फील कर सकते हैं। राइट। हम अपनी इस ड्राइव को डिजायर या ख्वाहिश के रूप में महसूस करते हैं। इंसान का दिमाग डिजाइन ही इस तरह हुआ है कि वो कभी परमानेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता।
तो बेसिकली हमारा ब्रेन हमें हमेशा किसी न किसी कमी का एहसास दिलाता रहता है। जैसे भूख लगती है, हम खाते हैं, फिर लगता है अब हम खुश रहेंगे, पर कुछ ही देर में बोर हो जाते हैं। हाँ, फिर कुछ नया चाहिए। ये तो एंडलेस ट्रेडमिल जैसा लगता है। यही शोपेनहावर का कोर आर्ग्यूमेंट था। उन्होंने कहा कि ह्यूमन लाइफ एक पेंडुलम की तरह है जो सफरिंग और बोर्डम के बीच झूलती रहती है। वेट, सफरिंग और बोर्डम के बीच? हाँ, जब ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो हम पेन और सफरिंग महसूस करते हैं, और जब पूरी हो जाती है? तो प्लेजर बहुत टेम्पररी होता है। उसके बाद हमें एम्प्टीनेस या बोर्डम घेर लेती है। फिर दिमाग एक नई डिजायर पैदा कर देता है ताकि हम उस बोर्डम से बच सकें। वाओ, ये साइकिल तो लाइफ खत्म होने तक चलता है। बिल्कुल। एंटीनेटलिस्ट्स दिस रियलिटी को देखते हैं और कहते हैं कि किसी भी नए इंसान को इस एंडलेस थका देने वाली साइकिल में धकेलना, वो भी बिना उसकी मर्जी के, एक अनएथिकल चॉइस है। बिना उसकी मर्जी के, ये पॉइंट मुझे इस पूरी डिबेट का सबसे शार्प एज लगता है। हाँ, जिसे हम कंसेंट का मुद्दा कहते हैं। अगर इसको एक और प्रैक्टिकल सिनेरियो में फ्रेम करूं, मान लीजिए मेरे पास किसी स्ट्रेंजर के बैंक अकाउंट का एक्सेस है, राइट? और मैं उसके पैसों से जुआ खेलती हूँ। अगर मैं जीती तो स्ट्रेंजर को पैसे मिल जाएंगे जो उसने कभी मांगे ही नहीं थे। राइट। पर अगर मैं हारी तो वो स्ट्रेंजर बैंकरप्ट हो जाएगा। ज्यादातर लोग इसको एक टेरिबल अनएथिकल एक्ट मानेंगे क्योंकि यहाँ स्ट्रेंजर की कंसेंट नहीं थी। एग्जैक्टली। तो क्या बर्थ भी ऐसी ही गैम्बल नहीं है जहाँ रिस्क नए इंसान पर थोप दिया जाता है? ये एनालॉजी बिल्कुल कंसेंट के फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट को कैप्चर करती है। प्रोक्रिएशन एक ऐसी चीज है जहां कंसेंट लेना कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना उस वक्त। बिल्कुल। एक नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी अपनी लाइफ शुरू करने के लिए हाँ या ना नहीं कह सकती, इसलिए बर्थ हमेशा किसी पर इम्पोज की जाती है। मतलब एक नए इंसान को ऐसी दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया जहां उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्क्स लाद दिए गए। और एंटीनेटलिस्ट यही आर्ग्यू करते हैं कि जब हम परमिशन ही नहीं ले सकते तो हमें कोई हक नहीं है उन्हें इस हाई स्टेक्स गेम में जबरदस्ती शामिल करने का। लेकिन फिर सवाल उठता है कि लोग बच्चे पैदा करते ही क्यों हैं? अगर हम सोसाइटी को ऑब्जर्व करें तो रीजंस क्या मिलते हैं? यही कि उन्हें अपने इमोशनल गैप्स फिल करने होते हैं, फैमिली का नाम आगे बढ़ाना है, अकेलेपन से बचना है, या सोसाइटी का प्रेशर है, या बुढ़ापे में देखभाल करने वाला चाहिए। हाँ, अगर इन रीजंस को ध्यान से देखा जाए तो ये सब इनिशियली एग्जिस्टिंग पेरेंट्स की नीड्स और ख्वाहिशें हैं। नए आने वाले बच्चे के भले का इसमें क्या लॉजिक है? यही प्रोक्रिएशन का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। पेरेंट्स अक्सर इसे सेल्फलेस सैक्रिफाइस मानते हैं, और बच्चा पैदा होने के बाद सैक्रिफाइसेस होते भी हैं। ऑलमोस्ट हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन होता है। आप एक खास फुलफिलमेंट के लिए सोसाइटी में नया मेंबर ला रहे हैं। और फिलॉसफी पूछती है कि क्या किसी एडल्ट की लोनलीनेस मिटाने के लिए या लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए एक वल्नरेबल इंसान को एग्जिस्टेंस की हार्डशिप्स के आगे एक्सपोज करना जस्टिफाइड है? ये बहुत हैवी थॉट है। हम एसेंशियली किसी और के बिहाफ पर एक लाइफ एंड डेथ लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं ताकि हमारा अपना आंगन भरा रहे। सही कहा। लेकिन इस डिस्कशन में एक कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न एंटीनेटलिज्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है, डेविड बेनेटार की एसिमेट्री ऑफ हार्म एंड बेनिफिट। राइट, मैं चाहती हूँ हम इसकी टेक्निकलिटी में डीपली जाएं, क्योंकि पहली बार सुनने में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। जरूर। बेनेटार एक साउथ अफ्रीकन फिलोसोफर हैं। उनकी किताब है बेटर नेवर टू हैव बीन। वो एक लॉजिकल मैट्रिक्स बनाते हैं प्लेजर और पेन पर। अच्छा, दुख और खुशी के आधार पर। हाँ, उनका मेन लॉजिक ये है कि दुख का ना होना खुशी पैदा करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से तोड़कर देखते हैं। पहला सिनेरियो, एक इंसान पैदा होता है, मतलब वो एग्जिस्ट करता है। राइट। उसकी लाइफ में वो दुख और दर्द महसूस करता है। बेनेटार कहते हैं ये बैड है, यानी बुरा है। फिर वो खुशी और प्यार भी महसूस करता है, इसे वो गुड मानते हैं। ये तो नॉर्मल लाइफ का डिस्क्रिप्शन है। अच्छी चीजें भी हैं, बुरी भी हैं, इट्स अ मिक्स। अब दूसरा सिनेरियो देखिए, जहाँ इंसान पैदा ही नहीं होता, उसका अस्तित्व है ही नहीं, वो कोई दुख या बीमारी सफर नहीं करेगा। बेनेटार कहते हैं इस दुख का ना होना एक गुड बात है, चाहे उसे महसूस करने वाला कोई ना हो। एग्जैक्टली। पर अगला हिस्सा सबसे क्रूशल है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो किसी तरह की खुशी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और ज्यादातर लोग कहेंगे कि खुशी का ना होना तो बुरा है। पर बेनेटार आर्ग्यू करते हैं कि खुशी का ना होना बुरा नहीं है, ये स्ट्रिक्टली न्यूट्रल है। वेट, मुझे इस पॉइंट को थोड़ा ठहर कर समझने दीजिए। खुशी का ना होना बुरा क्यों नहीं है? एक अच्छा एक्सपीरियंस मिस हो रहा है ना? यही डिस्टिंक्शन है।
मिसिंग आउट तभी बुरा होता है जब वहां कोई कॉन्शियस माइंड हो। ओह, अगर आप पार्टी में जाना चाहते थे पर नहीं जा पाए तो आप उदास होंगे, क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हैं और डिजायर रखते हैं। पर एक पत्थर को दुख नहीं होता कि वो आइसक्रीम नहीं खा पा रहा। आई सी। एक नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी जो अस्तित्व में ही नहीं आई, उसे खुशी की कमी का एहसास ही नहीं होता। बिल्कुल, ना कोई डिजायर, ना वॉइड, ना रिग्रेट। इसलिए उनके लिए खुशी का ना होना बुरा नहीं है। आहा, तो समराइज करें तो एग्जिस्टेंस में एक गुड है और एक बैड है, पर नॉन एग्जिस्टेंस में एक गुड है और दूसरा न्यूट्रल है। राइट। तो लॉजिक के हिसाब से नॉन एग्जिस्टेंस वाले केस में कोई नुकसान या बैड है ही नहीं, वहां हार नहीं है। और इसी लॉजिक ने मॉडर्न टाइम्स में एंटीनेटलिज्म को स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। बेनेतार कह रहे हैं कि पेन और प्लेजर सिमेट्रिक नहीं है। हार्म को अवॉइड करना हमेशा प्लेजर क्रिएट करने से ऊपर आता है। एग्जैक्टली। अगर आप किसी को पैदा करके खुशियां देते हैं तो आप किसी एग्जिस्टिंग नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, बल्कि मैंने खुद पहले जरूरत पैदा की और फिर उसे पूरा करने का क्रेडिट ले लिया। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप आंगन में गड्ढा खोदें और फिर उसे भरने की मेहनत करके बोलें, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। जबकि समझदारी तो इसमें थी कि गड्ढा खोदते नहीं। बिल्कुल सही। पर ये सब सुनने में जितना एब्स्ट्रैक्ट लगता, आज के कॉन्टेक्स्ट में उतना एब्स्ट्रैक्ट रहा नहीं है। आई मीन हम 2026 में हैं, दुनिया में पॉवर्टी है, क्लाइमेट चेंज है, माइक्रोप्लास्टिक्स का पोल्यूशन है, और एआई के आने से जॉब सिक्योरिटी की हालत खराब है, एक मैसिव हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है। हाँ, एक आम मिडिल क्लास इंसान के लिए घर खरीदना इम्पॉसिबल लगता है आजकल। तो मुझे लगता है लोग इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की वजह से इनडायरेक्टली इस फिलॉसफी को अप्लाई कर रहे हैं। ये इसका प्रैग्मेटिक यानी प्रैक्टिकल एवोल्यूशन है। आज का एक वेल इन्फॉर्म्ड इंसान देखता है कि रिसोर्स स्केर्सिटी है, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दुनिया पहले से ही ट्रबल्ड है, और वहां सर्वाइवल ही एग्जॉस्टिंग टास्क बन चुका है। तो वहां एक नए इंसान को ड्रॉप करना मॉरली गलत लगता है उन्हें। इसीलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट्स तेजी से गिर रहे हैं। हाँ, डेमोग्राफिक कोलैप्स की न्यूज बहुत आ रही है आजकल। लोग बच्चे डिले कर रहे हैं या परमानेंटली अवॉइड कर रहे हैं। और इसमें से बहुत लोग एक्टिवली खुद को एंटीनेटलिस्ट नहीं बोलते, पर उनकी चॉइसेस इसे मिरर करती हैं। वो पोटेंशियल बच्चों को इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी से बचाना चाहते हैं। राइट। इस प्रैक्टिकल अप्रोच ने फिलॉसफी को मेन स्ट्रीम कर दिया है, पर इससे कुछ गलतफहमियां भी आती हैं, जैसे लोग समझते हैं कि ये लोग डिप्रेस्ड हैं, जबकि एक बिल्कुल हैप्पी, साइकोलॉजिकली वेल एडजस्टेड इंसान भी डीपली सोचकर इस कंक्लूजन पर आ सकता है। ये कोई इरैशनल सैड इमोशन नहीं है, एक रैशनल डिडक्शन है। एक बड़ा कंफ्यूजन चाइल्ड फ्री होने और एंटीनेटलिस्ट होने में भी है। लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं। ये डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। चाइल्ड फ्री होना एक लाइफस्टाइल चॉइस है। कोई अपने करियर या ट्रैवल पर फोकस करना चाहता है और बच्चे नहीं करता, तो उनका पॉइंट पर्सनल आजादी है, उन्हें बाकियों के बच्चे करने से कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ एंटीनेटलिज्म एक यूनिवर्सल मॉरल स्टैंस है। उनका फोकस खुद पर नहीं, उस नए इंसान की सफरिंग पर है। मतलब एक एंटीनेटलिस्ट बच्चों से इतना प्यार कर सकता है कि ऑर्फन बच्चे को अडॉप्ट कर ले, उसे बेहतरीन जिंदगी दे। हाँ, बिना नया जीवन क्रिएट किए। उनका गोल बच्चों से दूर भागना नहीं, उन्हें एग्जिस्टेंस इंपोज करने से बचाना है। उनका फोकस दुख को कम करना है। लेकिन यहीं पर मैं इस डिबेट के दूसरे हिस्से पर आना चाहता हूँ, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पर। बिल्कुल, वो सुनना भी जरूरी है। अगर लाइफ सिर्फ सफर करने का साइकिल होती तो हम ह्यूमैनिटी का इतना लंबा इतिहास कैसे देखते। इंसान की रेजिलियंस कमाल की होती है। हम दुख में भी तो मीनिंग ढूंढ लेते हैं ना। सही बात है। आर्ट, म्यूजिक, साइंस, डीप रिलेशनशिप्स, प्यार, क्या इनकी इंटेंसिटी लाइफ के दुख को आउटबैलेंस नहीं कर देती? और ये इस डिबेट का सबसे जरूरी टर्न है। क्रिटिक्स यही आर्ग्यूमेंट देते हैं, लाइफ सिर्फ पेन और प्लेजर की मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, उसमें मीनिंग है। हाँ, हम स्ट्रगल्स के थ्रू कैरेक्टर बिल्ड करते हैं और उस फ्रिक्शन से प्रोफाउंड जॉय निकल कर आता है। क्रिटिक्स कहते हैं दुख का डर इतना पैरालाइजिंग नहीं होना चाहिए कि एग्जिस्टेंस के मिरेकल को ही रिजेक्ट कर दे। आई मीन स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो ज्यादातर लोग पैदा होने पर रिग्रेट नहीं करते। लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, इमोशनली स्ट्रगल जरूर करते हैं, पर वो एग्जिस्टेंस से बाहर निकलना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। बीमारी हो तो लोग जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। मतलब उनकी लाइफ टेक्निकली वर्थ लिविंग है उनके हिसाब से। ये सब्जेक्टिव वेलबींग का आर्ग्यूमेंट है। एंटीनेटलिस्ट कहते हैं कि बायोलॉजी ने हमें ऑप्टिमिस्टिक बनाया है सर्वाइव करने के लिए, इसलिए हम दुख अंडर एस्टिमेट करते हैं। और क्रिटिक्स इसको पलट देते हैं। हाँ, वो कहते हैं अगर 90% लोग अपनी लाइफ को वैल्यूएबल मानते हैं तो हम किसी एब्स्ट्रैक्ट रूल से उनकी लाइफ को बैड कैसे डिक्लेयर कर दें। एक्सपीरियंस तो पर्सनल होता है आखिर। इसके अलावा प्रोग्रेस का आर्ग्यूमेंट भी है। पिछले 500 सालों में मेडिकल साइंस और टेक ने एक्चुअल सफरिंग ड्रामेटिकली कम की है।
इन्फेंट मोर्टेलिटी गिरी है, डिजीजेस क्योर हुई हैं। तो ह्यूमैनिटी बंद करने की जगह अगर हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए दुख को और कम करते जाएं, तो सोसाइटी कंटिन्यूअसली बेहतर बन सकती है। तो दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग मॉरल कंपस है यहाँ। एक तरफ एंटी नेटलिस्ट कहता है कि फ्यूचर यूटोपिया के लिए आज के लोगों को स्टेपिंग स्टोन बनाना अनएथिकल है, और दूसरी तरफ बिलीफ है कि ह्यूमन प्रोजेक्ट इतना वैल्यूएबल है कि इसकी कंटिन्यूटी के लिए सफरिंग उठाना एक नेचुरल और जरूरी प्रोसेस है। एकदम ठीक। इस डिबेट में कोई क्लीन विनर नहीं है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किसी और की तरफ से रिस्क और सफरिंग को किस लेवल पर टॉलरेट कर सकते हैं। एंटीनेटलिज्म की जीत इसमें नहीं है कि वो कल सबको बच्चे पैदा करने से रोक देगी। इसकी पावर इसमें है कि ये हमें डीपली अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जैसे कि हम बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? हम फ्यूचर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह समझते हैं? क्या हमने बर्थ को अनक्वेश्चन्ड डिफॉल्ट मान लिया था, बिना उसकी मॉरल वेट समझे? वाओ! इस डिस्कशन ने एग्जिस्टेंस के बेसिक अजम्पशन पर एकदम नया लेंस लगा दिया है। नया जीवन यूनिवर्सली अच्छा होता है, इस डिफॉल्ट सेटिंग को चैलेंज किया है। प्रोक्रिएशन एक रोमांटिक डिसीजन की जगह एक प्रोफाउंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हम अपनी नीड्स, आने वाली जनरेशन्स का बर्डन, इनको किस बैलेंस पर रखते हैं, ये एक्सरसाइज हर इंसान को अपनी लाइफ में करनी चाहिए। सही कहा। नया जीवन लाने का डिसीजन पूरे होशो हवास, ह्यूमिलिटी और एम्पैथी के साथ लेना चाहिए, ऑटोमेटिक मोड में नहीं। इस फैसिनेटिंग डिस्कशन को यहीं रैप अप करते हैं, पर जाने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल। क्या हम नया जीवन उन बच्चों के भले के लिए शुरू करते हैं या एसेंशियली अपनी खुद की किसी इंटरनल वॉइड को भरने के लिए? इस पर अलग-अलग विचार हो सकते हैं। बिल्कुल। एक जनरल क्वेश्चन सबके लिए, क्या लाइफ एक अल्टीमेट गिफ्ट है जो हम आगे पास करते हैं, या फिर ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें हम बिना परमिशन किसी और को इन्वॉल्व कर लेते हैं? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। As you have watched full video, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले please subscribe to the channel to get such useful and informative videos notification.